तक हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आप लोग ठीक है, ठीक है। जबरदस्ती बोलो इधर करेगी सभी। देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। देखिए, ठीक है, तुम लोग देखो, हम ये स्क्रीन करते हैं। देखो ठीक से तुम लोग ये कीजिए। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। ये है डिसर्टेशन के लिए कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स है, हम लोगों को इस साइट मिलेगी, ठीक है? आराम से मैम मिडिल मतलब आफ्टर 40 क्या हुआ? क्या है? मिडिल वुमेन का क्या 40 इयर्स आफ्टर 40। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक को एक बार आप देख लीजिए, फिर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है? एक बार आप देख लीजिए। मैम दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। छोटा छोटा दिख रहा है, पढ़ना मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा कर लो। अपना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करो ना। कंप्यूटर वॉलपेपर मतलब फुल स्क्रीन कहते थे मैम। अच्छा अभी देखो, अभी देखना, अभी ठीक है? ठीक है, दिख रहा है अभी तो। दिख रहा है। अब एक एक मिनट रखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल।
दिखा और दिखलाता हूँ। ये कुछ टॉपिक्स थे और हम कुछ टॉपिक आप लोगों को हम दिखलाते हैं। क्लास के नाम उन सब कुछ दिया कटवा देगा ना। ये कुछ टॉपिक्स थे और ये कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स थे और आप लोगों में से अभी तो कुल आप लोग 20 लोग प्रेजेंट हैं अभी तक एंड सभी लोगों ने अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया। ये तो सब लोगों ने नहीं डाला है, सब लोग डालिए अपना, ठीक है? तो यही आप लोगों का रिकॉर्ड है। यह है कल हमने आज हमने कुछ टॉपिक्स दोनों तरह के आप लोगों के टॉपिक्स को कुछ यानी प्रेजेंट किया। इसमें से कुछ टॉपिक थे जिसको कि आप प्राइमरी डेटा के लिए चुन सकते हैं, यानी एक आपको गाइडेंस मिलेगा और कुछ है जो कि सेकेंडरी डेटा के लिए, यानी सेकेंडरी डेटा यानी आप उस इसमें जितने स्टडीज हुए हैं उसमें से कम 15 या 20 स्टडी को आप रिव्यू कीजिए
और रिव्यू करके अपने डिजर्टेशन को तैयार कीजिए। और उसमें है कि जो सेकेंडरी डेटा के लिए आपका है, यानी जो रिव्यू ऑफ स्टडीज आप जो कीजिएगा, उसके लिए आपका ब्रॉडर टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन यदि आपको प्राइमरी डेटा से आप लोगों को हाँ सुनाई पड़ रहा है, प्राइमरी डेटा के लिए आप लोगों को लेना है, तो आपका टॉपिक बहुत कंसाइज, बहुत थोड़ा पिन पॉइंटेड होना चाहिए। जैसे बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स आप ले सकते हैं प्राइमरी डेटा के लिए भी। तो उसमें से साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स में एक या दो आप लोग फैक्टर्स ले सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, तो उसमें आप लोग ले सकते हैं साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है कि पेरेंट्स का ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी हो सकता है, या उनका एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। तो ये सब एक दो आप लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आप लोग सिलेक्ट, या मैरिटल माल एडजस्टमेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम 2 फैक्टर्स आप लोग उसका स्केल ये करके आप लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है तो आपका टॉपिक बहुत ब्रॉड होगा, और ब्रॉड होगा ताकि बहुत सारी स्टडीज हैं, उसमें से आप लोग कम से कम 10 to 15 आपको ये करके उसमें एकदम डिटेल स्टडी, डिटेल पेपर को डाउनलोड करके उसको रिव्यू करना होगा। ठीक है, और इसी के आधार पर आप लोग कुछ अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने कुछ बोला था, और इंट्रोडक्शन अभी सिनॉप्सिस के लिए हम जा रहे हैं, और आज हम सिनॉप्सिस के डिफरेंट स्टेप्स को हम लोग वाइंड अप कर देंगे, और कल से हम लोग फाइनल थीसिस पर, फाइनल डिसर्टेशन को आप लोग कैसे लिखिएगा उस पर जाएंगे। तो पहला तो हो गया टाइटल पे, ये आपका हो गया कि क्या आपने टॉपिक लिया है। तो हमेशा याद रखिए आप लोग, ये आपका इंटरेस्ट है कि आप कर सकते हैं, आइदर आप बहुत ब्रॉड ले सकते हैं तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा, यदि थोड़ा कंसाइज लीजिएगा, छोटा लीजिएगा, तो आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन कीजिएगा। अब दोनों का अलग अलग है, दोनों में मेहनत करीब एक ही है। प्राइमरी डेटा थोड़ा सा ये होता है, उसमें उतना ज़्यादा रिव्यू का ज़्यादा आपको इन डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जब इसमें ये कीजिएगा, जब आप लोग अनम्यूट कीजिए भाई, वीडियो भी ये कर लीजिए सब, फिर एक साथ आप लोग। अच्छा, आप लोग कोई कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह लिखे हैं आप लोग? अभी तो नहीं लिखे। कोई बात नहीं है। तो अभी मैंने कैसे तो पहला है आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उसे आप क्राइटेरिया के अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा अपना इंटरेस्ट। उसके बाद आप लोग इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस कराइएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो जो फैक्टर्स लिया है, इसमें एक आपका बहुत अच्छा एक आपका जो हैंडबुक है आपका, उसमें फॉरगिवनेस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को लेकर हम चलते हैं। क्योंकि हम अपने मन से अलग करेंगे तो ये सबके पास ये हैंडबुक होगी, और सब लोग आप लोग देखिएगा। तो इसमें देखिए, इसका जो टॉपिक है वो है आपका जो एग्जाम्पल में दिया गया है, आपका सैंपल एक सिनॉप्सिस दिया हुआ है। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन एमंग एल्डरली कोचिंग। इसको हम एल्डरली इन कोचिंग, ये कोचिंग में एक स्टडी किया हुआ है, उसी का एक सिनॉप्सिस है। इसको हम लोग शेयर करते हैं, आप लोग ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, ये है आपका, ये आपका टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट पेज में आपका रहेगा सिनॉप्सिस, आपका रहेगा ये सिनॉप्सिस फॉर्मेट फॉर इसमें रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन एमंग एल्डरली इन
कोचिन, आप रांची का कर रहे हैं तो इन रांची, और जो लोग आप लोग मान लीजिए कुछ गुमला में रहते हैं तो इन गुमला, कुछ एमपी के मान लीजिए रायपुर में रहते हैं तो रायपुर, इस तरह से जगह का नाम आप लोग जरूर दीजिएगा। और ये आपका हो जाएगा, ये आपका नाम रहेगा, इनरोलमेंट नंबर रहेगा, रीजनल सेंटर एंड गाइड, ये हो गया आपका, इस तरह से रहेगा। देन फर्स्ट पेज आपका शुरू होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें आपके 3 वेरिएबल्स हैं, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। ये तीनों आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी तीनों के लिए आपको स्केल यूज करना है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। एमंग एल्डरली, एल्डरली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एल्डरली में मेल फीमेल ले सकते हैं, या एल्डरली में जैसे एल्डरली शुरू होता है आपका 60 से, आप 3 ग्रुप ले सकते हैं, 60 से 70 एंड 71 से 80, एंड तीसरा ले सकते हैं 81 प्लस। इस तरह से 3 एज ग्रुप ले सकते हैं और 2 जेंडर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन तीनों से इंट्रोड्यूस कराना होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, क्या है ग्रैटिट्यूड, क्या है फॉरगिवनेस एंड क्या है लाइफ सेटिस्फैक्शन। उसके बाद सेकंड आपका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका मीनिंग ये है कि इसमें ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, ये इसमें तीनों आपका स्टडी जो हुए हैं, जैसे रॉबर्ट ने एक स्टडी किया है, तो कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड पॉइंटेड आउट इट्स बेनिफिट्स। और इमोस एंड मैककुलम ने भी एक स्टडी किया है, उसने क्या पाया कि ग्रैटिट्यूड एंड सब्जेक्टिव वेल बीइंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इसी तरह से इन लोगों ने स्टडी किया है। फिर स्टडीज ऑन एडोलेसेंट का भी कुछ स्टडी को इन्होंने कोट किया है। सूद एंड गुप्ता हैड also had studied gratitude, well-being among Indian adolescents. Safaria, in his study on undergraduate students, also found that gratitude is an important factor contributing to happiness. इसी तरह से देखिए, ये जैसे किरमानी, ये भी एक स्टडी है, तो उन्होंने इतना स्टडी को उन्होंने करीब कोट किया है। ये आपको सिनॉप्सिस के लिए है, लेकिन जब फाइनल कीजिएगा तो इससे ज्यादा स्टडी को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपका तीसरा है रैशनल ऑफ द स्टडी, यानी व्हाट इज द रैशनल, व्हाट इज द मेन लॉजिक ऑफ द स्टडी। इसमें है द प्रेजेंट स्टडी हैज टेकन अप टू study the 3 variables, gratitude, forgiveness and satisfaction with life. The relationship among these variables holds significant, especially in the population of elderly. The elderly having reached a stage where they might be suffering from physical illness, mental disorders and fluctuating mood changes may exhibit less satisfaction with life, financial dependence, and that इस तरह से ये रीजन दिया गया है why you have selected this topic. Hence, an attempt has been made to assess the level of gratitude, forgiveness and life satisfaction among elderly and examine the relationship among these. These will help design appropriate intervention measures to enhance their sense of life satisfaction. ठीक है, तो ये आपका ये इंट्रोडक्शन एंड आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर था। तो सिनॉप्सिस जब लिखिएगा तब आपको टॉपिक, फिर आपको इंट्रोडक्शन एक छोटा इंट्रोड्यूस करवाइएगा, जितने टर्म आपने यूज किया है, जैसे मान लीजिए कि एकेडमिक अचीवमेंट, कोरिलेट्स, साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, व्हाट कोरिलेट्स यू कैन सेलेक्ट, आप ले सकते हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये सब आपका होगा। तो ये तीनों पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लीजिएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अगर इंटरेस्ट लीजिएगा तो इंटरेस्ट का क्या अर्थ है, एकेडमिक
मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो जी 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 उस समय से। हाँ तो अभी तक नहीं सुन सके आप लोग? सुने मैम, थोड़ा सा केवल बीच में छूटा था, 1 सेकंड के तो आप लिए, 1-2 लोग सेकंड। बोलिए। तो हाँ, तो ये हम कह रहे हैं कि आप लोगों ने टॉपिक चुन लिया। उसके बाद जितने टर्न को हमने कुछ अभी टॉपिक दिखलाया था, सुशीला तुमने देखा? जी जी मैम। तुम लेट से तो नहीं आई, पता नहीं। नहीं देखे मैम। और सब लोग अपना रोल ये इनरोलमेंट नंबर दे दो, दे दी जी जी मैम दे दिए। सब लोग देखो, सब लोग दे दीजिए भाई, आप लोगों का ये रिकॉर्ड रहता है। हाँ मेरा नंबर ले लीजिए, आपके नंबर नहीं, आप इसी में आप लोग इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो इसमें हमने ये कहा कि जो भी आप टॉपिक लीजिए, आपका टॉपिक बहुत की पॉइंटेड होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, रिव्यू लिटरेचर के लिए ले सकते हैं, वो आपका ब्रॉड होगा। और यदि प्राइमरी डेटा के लिए ले लीजिएगा तब वो थोड़ा कंसाइज होगा, थोड़ा वो स्मॉलर एरिया का ये आप लोग उसको सेलेक्ट कीजिएगा। हमने दोनों तरह के टॉपिक्स को प्रेजेंट किया है। फिर हम एक बार दिखला देंगे और सब लोग और कुछ लोग आ जाएंगे तब। तो उसके बाद जो भी आपने टॉपिक चुना उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, यानी जो जो टर्म यूज हुआ है, जैसे इसमें है फॉरगिवनेस यूज हुआ है, ग्रैटिट्यूड, लाइफ सेटिस्फैक्शन, एल्डरली, ये सब का आप उसके बारे में थोड़ा लिखिएगा, ज्यादा नहीं, राउंड अबाउट 1.5 पेज। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसमें जो स्टडीज हैं, आप लोग गूगल सर्च में जाइएगा तो बेशुमार स्टडीज, आपको बहुत ज्यादा स्टडीज मिल जाएंगे। और वो स्टडी में से आप कुछ स्टडी को सेलेक्ट करके, सिनॉप्सिस के लिए 5-6 इनफ है, तो उसको आप लोग स्टडी को आप लोग लीजिएगा। इसके सपोर्टिंग में किस तरह की स्टडी और किन्होंने किया है, जैसे लाइफ सेटिस्फैक्शन में क्या क्या पाया गया है, फॉरगिवनेस का क्या है, ग्रैटिट्यूड का क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है उसको लेकर बता रहे हैं, क्योंकि बाद में आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को सुविधा होगी। तो ये हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। उसका तीसरा पॉइंट, हाँ बोलो मैम। 3 to 4 पेजेस की लिमिट है सिनॉप्सिस के लिए। हाँ तो 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन की वजह से तो बहुत लंबा हो जा रहा है। नहीं, कैसे लंबा होगा? हाफ पेज इंट्रोडक्शन को हाफ पेज तो कम से कम दीजिएगा, रिव्यू लिटरेचर को हाफ पेज दीजिएगा, हाफ पेज दीजिएगा, बाकी में हो जाएगा आपका। 3 to 4 पेज में तो आ ही जाएगा, और थोड़ा मोड़ा बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा नहीं कि मार्क्स कटेगा। लेकिन फिर आपका है तीसरा, आपका है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी माने आप लोग वो रिसर्च को आप लोग कैसे आप लोग कीजिएगा। हाँ, रैशनल हो गया कि क्यों आपने चुना है, इसका क्या एडवांटेज है, वो रैशनल अपने स्टडी में दीजिएगा। उसके बाद मेथोडोलॉजी में होगा। मेथोडोलॉजी में पहला आपका है, नंबर 1 है रिसर्च प्रॉब्लम है, तो उसमें वही आपको टाइटल को ही ये करना होगा कि द प्रेजेंट रिसर्च एम्स टू स्टडी, जो आपका टॉपिक है इसमें जो है, एम्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग एल्डरली इन कोचीन। ये कोचीन में स्टडी किया गया है। आप लोग जो भी जगह का कीजिएगा, वो जगह भी आपका टाइटल में होना चाहिए, एंड प्रॉब्लम में होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आएगा। तब आप ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं, तब ऑब्जेक्टिव अभी हम प्राइमरी डेटा से कंसर्न है, उसके बाद सेकेंडरी डेटा की ओर हम लोग जाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग ले रहे हैं, तो पहला है आपका नंबर 1 है कि आप लोगों को लेवल को मेजर करना है। जैसे लेवल यानी इसमें है फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड। तो इसके लेवल्स को मेजर कीजिएगा, यानी एक्सटेंट, वो कितनी मात्रा में है, ठीक है, कितनी मात्रा में है, यानी उसका 10% में है, 20% है कि 15% है कि 80% है। तो ये आपको एक्सटेंट दिखलाता है, यानी लेवल्स दिखलाता है। तो जितने वेरिएबल्स आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज कीजिएगा,
उसके लेवल से रिलेटेड एक आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 रहेगा। टू स्टडी द लेवल्स ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ फॉरगिवनेस, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ, जो भी अगर हैप्पीनेस पे कीजिएगा तो हैप्पीनेस, इस तरह से। और दूसरा है कि आपका हो जाएगा टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन, जितने आप वेरिएबल्स का यूज किए हैं उसके रिलेशनशिप, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरगिवनेस विद ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप एकेडमिक अचीवमेंट को या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को लेते हैं एंड पेरेंटल इंटरेस्ट को, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंटल इंटरेस्ट एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। और तीसरा में होगा टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। मान लीजिए डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में अगर एल्डरली में आपने एज लिया है, एज वेरिएबल लिया है, मान लीजिए कि आपने एल्डरली के 3 ग्रुप को लिया, एक 60 to 70, 71 to 80 एंड 81 प्लस। तो आपने 3 ग्रुप अगर लिया है तो आप लोग लिखेगा to study the impact of gender and age on forgiveness, फिर आपका forgiveness, gratitude and life satisfaction। तो जो आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट आप लोग स्टडी कीजिएगा। तो जनरली आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पहला लेवल्स का होगा, दूसरा रिलेशनशिप का होगा और तीसरा आपका डेमोग्राफिक इम्पैक्ट का होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? बोलिए। अब इंटरेक्ट किया करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, पीछे का वॉश आउट होता जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब कुछ एक आप लोग अपने मन से एक सिनॉप्सिस का एक टॉपिक में एग्जांपल लेकर आप लोग बतलाइए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। आप लोग बतलाइए, 1-2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट। आप लोग सोचिए, एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्टिव सोचिए, नहीं ये टॉपिक सोचिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा अपने मन से। 2 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट्स कर देते हैं। मेरे घड़ी में 4:30 हुआ है, 4:35 तक आप लोगों को टाइम देते हैं और आप लोग सब लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक सभी लोग आप लोग बनाइए और उसका ऑब्जेक्टिव लीजिए। ठीक है? ठीक है, ओके। पहले टॉपिक क्या रखे हैं बताइए? क्या टॉपिक क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इतना सीरियस होकर सुन क्यों रहे हैं? बोल ही नहीं सुन रहा है। जैसे कि टॉपिक रखते हैं कट ओवर वाला, अभी तक हमको समझ में तो बस अलग से बनाना है, मेन थीसिस अलग से बनाना है। और कोई है? कोई तो बोलो टॉपिक। एग्जाम्पल बताइए तो। कोई तो बोलो टॉपिक। हाँ मुरारी तो पता क्या बोलना है, किस टॉपिक की बात करना है? एनी टॉपिक इन योर माइंड। मैम क्रिटिकल हाइपोथेटिकल ये हो सकता है, बोलो बोलो। क्या चीज के बारे में बोलना है? एक टॉपिक बोलना है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बताना है। मैम मेरा क्रिटिकल क्या क्रिटिकल भाई कंप्लीट कीजिएगा।
क्रिटिकल टेम्परेचर अपन क्यों साइबर बुलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? Study the impact of cyberbullying on adolescents. Not on adolescents, why? In all the ages, they are all people affecting from. Cyberbullying individuals. इन्फॉर्मेशन सही भाई, होगा किसका माइक चाहता है? हूँ सोशल मीडिया थोड़ा सबको हाँ भाई, इसका डेटा बहुत हार्ड हो जाएगा। स्पेसिफिक एज चुनना होगा ना। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में देखिए ना, इसमें आसान होगा। या क्रिटिकल थिंकिंग टॉपिक भी ले सकते हो। कौन सा? पहले तो कोरिलेशन का मतलब हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। कोई अगर हम गलत होंगे तो बताइए। कोरिलेशन का मतलब ये होता है ना, एक को दूसरे से कंपेयर करके उसका रिजल्ट को कोरिलेशन बोलते हैं। हाँ, कंपेयर बोलिए या एक दूसरे पे जो इफेक्ट पड़ता है वो लोग दोनों फैक्टर का उसको भी बोल सकते हैं कोरिलेशन। यानी कोरिलेशन तो अलग होता है, कंपेयर अलग होता है, एक दूसरे से कंपेयर करना। लेकिन कोरिलेशन मतलब ये होता है ना कि एक दूसरे को जज करने के बाद जो अच्छा ठीक है, बतला देते हैं हम कोरिलेशन का हम बतला देते हैं। ठीक है, कोरिलेशन हम बतला देंगे। और आप हम एक हाइपोथेटिकल टॉपिक बनाइए और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। जनरली 3 ऑब्जेक्टिव बनाइए। इसके बाद जो कंफ्यूजन है हमसे पूछिएगा, ठीक है? क्रिटिकल सिचुएशन में या फिर ग्लोबल वार्मिंग ले सकते हो टॉपिक में। इस पे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, इस पे सिर्फ एनवायरमेंटल इफेक्ट आएगा नहीं। और एक ये टेम्परामेंट ऊपर नीचे होगा, वो भी हार्ड हो जाएगा। जो टॉपिक आप लोग बनाइएगा वो बाद में, अभी के लिए आप साधारण सा टॉपिक लेकर 3 ऑब्जेक्टिव बनाइए। एक लेवल्स हो जाएगा, दूसरा रिलेशनशिप हो जाएगा, तीसरा इम्पैक्ट हो जाएगा। जल्दी 5 मिनट हो गया, जल्दी करो भाई। पहला लेते हैं एडिक्शन, दूसरा लेते हैं अफेक्शन, तीसरा लेते हैं ग्रेटिट्यूड। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव नो मैम, ऑब्जेक्टिव नहीं, टॉपिक बोले। टॉपिक सोचो और ऑब्जेक्टिव बनाओ, बताओ। सुशीला चुप है तो perspectives of school मैम मुझे phobia. समझ में नहीं आ रहा हम कैसे लिखते हैं। टॉपिक तो कल हम बताए थे, जो था मेरा वही, लेकिन उसी को लेकर के सब ऑब्जेक्टिव एक बार में एक आदमी ऑब्जेक्टिव बताओ। मैम मेरा टॉपिक है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ मेन स्ट्रीम परस्पेक्टिव स्कूल फोबिया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू ascertain if to distinguish separation and anxiety disorder, to evaluate the claim if separation anxiety disorder is the same as phobia, to evaluate if the mainstream literature on school phobia paid enough balanced attention on both school and home factors for school phobia, and review of literature होगा to distinguish between school phobia and school refusal,
and to evaluate if school refusal and school phobia can be considered the same diagnosis or not. अभी हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं, यह तुम्हारा सेकेंडरी डेटा का होगा, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा के लिए टॉपिक आप लोग सोचिए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। प्राइमरी डेटा के लिए बताइए, ठीक है। भाई what is the difference between primary data and secondary data? प्राइमरी डेटा वो डेटा जो आप खुद कलेक्ट खुद क्या करते हो, वो डेटा जो खुद कलेक्ट करते हो। सेकंड डेटा वो है जो आप किसी और का डेटा लेते हो फिर उसको एनालाइज करते हो। हाँ, प्राइमरी डेटा मैंने खुद आप लोग ले रहे हैं। ओके। प्राइमरी डेटा के लिए छोटा, जल्दी जल्दी आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। प्राइमरी डेटा के लिए बताइए टॉपिक। सब लोग तो सेकेंडरी में नहीं करोगे ना, कुछ तो प्राइमरी में भी करोगे। बोलो जल्दी सोचो, एक हाइपोथेटिकल सोचो। इसी में तो टाइम लग रहा है मैम, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वर्क नहीं कर रहा मैम की इंटेलिजेंस, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस विद एज। मतलब जैसे कि 8 साल के बच्चों में कितना क्या आईक्यू है और 11 साल के बच्चों में क्या आईक्यू है और 14 साल के बच्चों में क्या आईक्यू है। हाँ, तो आप लोग तीनों ग्रुप का आपको सैंपल लेना होगा। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, प्राइमरी के लिए टफ होगा, है ना। 100 बच्चा, कुछ 8 साल के बच्चों का लेना होगा, कुछ 12 का लेना होगा, कुछ 10 का लेना होगा। आप लीजिएगा, फिर सबका एक एक करके इंटेलिजेंस मापिएगा। भाटिया के इंटेलिजेंस टेस्ट तुम लोग देखा था ना, कितना समय लगता है। तो इसलिए थोड़ा आप लोगों का टाइम इफेक्टिव, आप लोगों को प्राइमरी डेटा लेना है तो टाइम इफेक्टिवनेस में जाइए कि समय कम लगे। जैसे इसमें फॉरगिवनेस हम बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। पहला हो जाएगा टू स्टडी द लेवल्स ऑफ फॉरगिवनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, ये तीनों रिलेशनशिप यानी होता है, वो तुम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो ना, स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन में क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाला जाता है। इसमें जैसे कि इसमें 3 वेरिएबल है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड। तो इसमें ये दोनों के बीच में ग्रैटिट्यूड एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, तो ये 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाला जाता है। वो रिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है उसके द्वारा। तो इसमें है, और जब आपको इम्पैक्ट देखना होगा तो टी रेशियो यूज कीजिएगा। जब रिलेशनशिप देखना होगा तो कोरिलेशन यूज करना होगा, ठीक है ना। जब लेवल्स देखना है तो परसेंटेज ऑफ स्कोर्स देखना होगा। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स को यूज करना होगा, ठीक है ना। समझ में आई या नहीं आई? बोलो, वैसा ही क्लियर करेंगे ना, तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तब ना लिखोगे तुम लोग। क्लियर हुआ कि रिलेशनशिप कैसे देखोगे, कोरिलेशन निकालोगे। और तुम लोग पढ़े हुए स्टैट की नहीं? ना। तुम लोगों का सिलेबस में था स्टैटिस्टिक्स? हाँ मैम था, 2 बार था, है ना। तो सेकंड ईयर में भी था, फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में। हाँ, तो कोरिलेशन तुम लोग देखते हो, मैं कर देख लेना, याद हो जाएगा। कोरिलेशन टी रेशियो देखे हो तुम लोग, टी टेस्ट? हाँ मैम, टी टेस्ट भी था। हाँ, तो एक बार देख लेना, क्योंकि डिजर्टेशन में तुम लोगों को बहुत काम आएगा। तो ये दोनों देख लेना। टी टेस्ट कब यूज होता है, जब दो ग्रुप के बीच में, 2 ग्रुप का जो मीन स्कोर है उसका जब तुमको देखना पड़ेगा कि क्या ये है, 2 ग्रुप के मीन स्कोर के बीच में डिफरेंस है, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो उसके लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है। और जो कोरिलेशन निकाला जाता है 2 वेरिएबल, जैसे तुम्हारा इंटेलिजेंस वेरिएबल है, तुम्हारा एकेडमिक अचीवमेंट वेरिएबल है, तुम्हारा ग्रैटिट्यूड वेरिएबल है, हैप्पीनेस वेरिएबल है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो तुम यूज करोगे, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप जब पता करना है तो तुमको कोरिलेशन निकालना होगा,
ठीक है, समझ गए, समझ में आ गई? हाँ, अब आपको कुछ टॉपिक ठीक है इसी में, तो आज आप लोग सोचिएगा, कल आप लोग बना कर लाइएगा, ठीक है ना? टॉपिक आप लोगों को सब लोगों ने देख लगे, अभी अभी प्रेजेंट आप लोग हैं 24 है, सब लोगों ने अपना दे दिया इनरोलमेंट नंबर, सबने दे दिया, ठीक? तो कोई किसी का छूट रहा है तो सब लोग दे दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड में रहता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस में ये कहा जाएगा कि हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस क्या है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बारे में बेसिक प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं कि आपका क्या हो सकता है, तो आप प्रेडिक्ट करें। हम इसी सिनॉप्सिस को हम ले रहे हैं, क्योंकि ये हैंडबुक सबके पास आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के ही आप लोग सिनॉप्सिस बनाइएगा। तो इनरोलमेंट नंबर कहाँ से देना है मैडम? क्या चीज? इनरोलमेंट चैट बॉक्स में दे दो, बहुत लोगों ने दिया है, देखो ये तो चैट बॉक्स में दे दो। तो ये है, तो उसमें है हाइपोथेसिस बनाएंगे, जैसे इसमें है देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। तो आप हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, यानी आप अनुमान कर रहे हैं कि देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो अगर हो सकता है आपका रिजल्ट में नहीं दिखाएगा, तब आप कहिएगा कि नहीं, हमारा हाइपोथेसिस नंबर 1 हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। तो लेकिन आपको एक अनुमान बनाना होगा। अनुमान कैसे बनाइएगा? अपने मन से नहीं बनाना है, आप लोग जो सर्वे कीजिएगा, आप लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिएगा, उस पर क्या ट्रेंड आया है, उसी ट्रेंड के आधार पर आपको हाइपोथेसिस बनाने में इंसाइट मिलेगी। जैसे इसमें फॉरगिवनेस का है, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। और हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रिलेशन, द इम्पैक्ट ऑफ या स्टडी ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल इंटरेस्ट एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, यानी माता पिता की सहभागिता, माता पिता का इंटरेस्ट तथा बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि का एक अध्ययन। तो अब इसमें देखिएगा कि आप क्या प्रेडिक्ट कीजिएगा कि माता पिता की बच्चों के शिक्षा में भागीदारी और बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में एक धनात्मक संपन्न होगा। ये आप लोग अनुमान कीजिएगा। आपका हो भी सकता है रिजल्ट, नहीं भी आ सकता है। आएगा तब कहिएगा हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, नहीं आएगा तो कहिएगा कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। दूसरा कर सकते हैं कि माता पिता की सहभागिता में उनके यौन का असर पड़ेगा, यानी माता फीमेल जेंडर और पिता दोनों का, मान लीजिए माता का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, पिता का कम है, तो कहिएगा कि उनके जेंडर का असर होगा। जेंडर का असर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये आपका हाइपोथेसिस बनाइएगा, और हाइपोथेसिस को आप लोग उसी में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही मददगार साबित होता है। उसके बाद आप लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन आता है, यानी कुछ लोग डिफाइन किए हैं उसको। आप लोग इंट्रोडक्शन में भी आप लोग डेफिनेशन को आप लोगों ने दे चुका है, और इसमें भी आपको देना है, एक तरह से ये रिपीटिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सैंपल। सैंपल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपका, आपके इसका, आपके डिजर्टेशन का, आपके स्टडी का। सैंपल क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है ना, मेथोडोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सैंपल क्या है? सैंपल का नाम सुना होगा, डे टू डे में यूज करते हैं, हिंदी में प्रतिदर्श करते हैं, इंग्लिश में सैंपल। व्हाट इज सैंपल? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन मी? क्या है, क्या हो रहा है? एक बड़ी आबादी में कुछ लोगों का जो हम कलेक्ट करते हैं आंकड़े के इकट्ठे करने के लिए। सैंपल क्या? एक बार में एक ही सब लोग अनम्यूट कीजिएगा, क्या आवाज आ रहा है? हम भी अपना ये कर रहे थे।
लगता है किसी का फोन आ रहा है किसी का मोबाइल में। मैम अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। मैम अनम्यूट योर माइक प्लीज। मैम माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है। सुशीला अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो सब लोग। सैंपल क्या है? सैंपल इज सिलेक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें फॉरगिवनेस में कर रहे हैं एल्डरली का, तो आपका एल्डरली है वो आपका पॉपुलेशन है। तो पूरे पॉपुलेशन पर मान लीजिए आप रांची के एल्डरली पर अध्ययन कर रहे हैं, तो रांची का जो है एल्डरली जितने लोग हैं सब आपका पॉपुलेशन होगा। सब पर तो आप लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिबल नहीं है। तो इससे आप लोग एक उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि जिसको मन उसको हम लोग चुनेंगे, तब आपका बायस्ड सैंपल हो जाएगा। आपको नॉन बायस्ड सैंपल लेना है तो उसमें क्या कीजिएगा कि एरिया वाइज, जैसे रांची में, हम रांची का एग्जांपल देते हैं, रांची टाउन में बहुत सारे वार्ड्स हैं, ठीक है। उसमें से आप लोग 2 या 3 वार्ड को रैंडमली सेलेक्ट कीजिएगा। उसमें देखिएगा कि कितने एल्डरली लोग हैं 60 प्लस, उनका एक लिस्ट बनाइएगा और उस लिस्ट में से आप देखिएगा कि आप लोग कितने कौन कौन वेरिएबल उसमें जो कि सैंपल आपके पॉपुलेशन को, आप लोग के पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे एज इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कम एज का एल्डरली है वो क्या होगा कि वो है सो थोड़ा अलग तरीके से सोचेगा, जो मान लीजिए 80 प्लस का है वो अलग तरीके से सोचेगा। इसलिए आप एल्डरली को एक वेरिएबल आप एज लीजिएगा, एज के अनुसार हम लोग 3 भागों में या 2 भागों में बांटेंगे। फिर आप देखिएगा जेंडर के अनुसार फीमेल का सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मेल का अलग होता है, और बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, लिटरेसी हो सकता है। तो ये सब तो मान लीजिए आपने 2 ही वेरिएबल लिया, एज एंड जेंडर। तो आप लोग कहिएगा कि हमने 2 या 3 एज ग्रुप लिया और जेंडर मेल एंड फीमेल, तो 2 into 2 आपका सैंपल होगा। ये आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल होगा। आप लोग पर्पसिव सैंपल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका टॉपिक, इस टॉपिक में आप लोग नहीं लीजिएगा, क्योंकि पर्पसिव सैंपल लीजिएगा जो जहां देखे एल्डरली को हम लोग दे दिए, तब आपका ये गलत हो जाएगा, आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कैंसर पेशेंट के आपका डेथ एंजाइटी का अध्ययन करना है, तो कैंसर पेशेंट तो बहुत सारे नहीं मिलेंगे ना। तब आप जहाँ देखिएगा हॉस्पिटल में जाइएगा, आप वहाँ के रिकॉर्ड को देखिएगा कौन कौन कैंसर के पेशेंट हैं, तब उनके घर में जाइएगा। तो इसमें आप पर्पसिव सैंपल ले सकते हैं कि जो हमारे पर्पस को सॉल्व करता है, और जहाँ आपको रैंडम सैंपल लेना संभव नहीं है, वहाँ आप क्या कीजिएगा कि पर्पसिव सैंपल लीजिएगा। फिर आप कोटा सैंपल भी ले सकते हैं, जहाँ केसेस बहुत ज्यादा हैं, और लेकिन आप रैंडमली नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ कारण है। तब आप उसको, जैसे कि आपने कैंसर में भी आप 2-3 तरह के कैंसर आपको मिल गए, जैसे किसी का मान लीजिए कि स्किन कैंसर है, किसी का थ्रोट कैंसर है, किसी का कुछ है, तो 2-3 को आप लेकर अब उसमें से ले सकते हैं। तो ये भी आपका कोटा में बांट दिए, अब एक से कुछ को दे दिए, तो ये आपका कोटा सैंपल हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे सैंपल होते हैं, ये आप अपने बुक में देख लीजिएगा। फिर आपका स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, फिर आपका इंटेंशनल सैंपलिंग होता है, लेकिन ज्यादा कॉमन है आपका रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। तो आपको देना होगा कि हम जो पॉपुलेशन से कुछ आपके केस को सिलेक्ट कीजिएगा, वो कौन मेथड से कीजिएगा।
सैम्पलिंग का कौन सा मेथड होगा। तो आप आइदर रैंडम सैंपल लीजिएगा, जबकि आपको जनरलाइज करना है। तो मान लीजिए कि सबका ये करके, लेकिन आपने कुछ लॉटरी मेथड से आपने छूट दिया। मान लीजिए करना है कि attitude of adolescent about girls freedom, या attitude of school students अबाउट बुलिंग। तो बुलिंग के प्रति एटीट्यूड करना है तो स्कूल स्टूडेंट्स को आप ले लीजिएगा। तो उसमें से आप रेंडमली आप कुछ चुन लीजिएगा और सब बुलिंग के प्रति क्या उनकी मनोवृत्ति है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सैंपल का मेथड उसको देखकर कौन सा आपके स्टडी के लिए कौन सा सैंपल मेथड उपयुक्त होगा उसको आप लोग देखना है। इसलिए कल आप लोग काइंडली एक टॉपिक बनाकर और कल सैंपल तक आप लोग होमवर्क करके जरूर आना। आज ऐसा नहीं कि नहीं मैडम नहीं कर सके, आज हम बहुत सारे टॉपिक दिखला दिए हैं, फिर हम प्रेजेंट करते हैं। उससे मिलता जुलता ये आप लोग इसका ये ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और थोड़ा सोच कर आज आप लोग डिसाइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका होता है रिसर्च डिजाइन। आप लोग कैसा रिसर्च डिजाइन यूज कीजिएगा। यदि रिलेशनशिप देखना है तो आपको कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन होगा। यदि मान लीजिए कि इसी एक स्टडी करना है तो आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन होगा। दो ही तरह का आप लोग का होगा, आइदर आपका हो जाएगा कोरिलेशनल डिजाइन या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। बाकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वो तो अभी संभव नहीं है, इसके लिए बहुत समय लगेगा। इंटरवेंशनल डिजाइन हो सकता है। आप लोग कुछ इंटरवेंशनल मटेरियल दीजिएगा, फिर उसका इम्पैक्ट स्टडी कीजिएगा। वो भी अभी के शॉर्ट को आप लोग PhD कीजिएगा या उससे हायर स्टडी कीजिएगा तो आप लोग यूज कीजिएगा। अभी कोरिलेशनल डिजाइन या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल का अर्थ है कि एक ही समय में बहुत सारे जितने वेरिएबल्स का आप डेटा लेते हैं, और कोरिलेशनल यानी कोरिलेशन जैसे ये जो स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेटिट्यूड, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर फॉरगिवनेस, ये आपका तीनों के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो आपको कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन होगा। उसका टूल्स आता है, टूल्स यानी टेस्ट मटेरियल। आप लोग ने जो टॉपिक चुना है उसके लिए आप लोग प्राइमरी, हम अभी प्राइमरी की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी जाएंगे। प्राइमरी के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट मटेरियल यूज कीजिएगा। जैसे इसमें है आपका 3 वेरिएबल है तो फॉरगिवनेस का एक स्केल है, एक लाइफ सेटिस्फैक्शन का है, एक आपका हैप्पीनेस का है। उसी तरह से यदि आप लोग बुलिंग पर करते हैं साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ बुलिंग, तो साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स में एग्रेशन हो सकता है, फिर आपका से एग्रेशन हो सकता है, और स्टूडेंट का क्या होगा, और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये सब आपका, या फिर थोड़ा सोचिएगा आप लोग कि आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकता है। अगर पर्सनालिटी को आप लोगों को मेजर करना है तो बिग 5 आप लोग कीजिएगा। कैटर्स का तो ये है कि इको कर रहा है। ये है कि तुम्पा मैम माइक ऑफ कीजिएगा। कैटर्स का जब आप लोग यूज कीजिएगा तो ये बहुत 16 फैक्टर्स है, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब पर्सनालिटी को आपको मेजर करना है तब आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट का यूज कीजिए, जिसमें केवल 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स है, उसका यूज कीजिएगा। कैटर्स का भूल कभी मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। मैम तो नियो पीआर का यूज करना होगा ना? किसका? बिग 5 के लिए जो टेस्ट यूज करना होगा नियो पीआर यूज करना होगा ना? हाँ, उसको यूज कर सकते हो। नियो पीआर क्या होता है मैम? बस बिग 5 का अपने आप में पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है ना, उसके बेस से पर्सनैलिटी टेस्ट बनाएंगे तो कौन से पर्सनैलिटी टेस्ट यूज करना होगा बिग 5 की? बिग 5 पे बहुत सारे टेस्ट है तुम्हारे, उसको यूज कर लीजिएगा और देखिए जो सुटेबल मिलेगा नेट सर्च कीजिएगा। तो ये आपका होगा जो टेस्ट मटेरियल आप लोग यूज किए हैं उसके बारे में एक पैरा लिख लीजिएगा कि ये कैसा टेस्ट है, ये इन्वेंट्री है कि कैसा है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी है। और उसके बाद आप लोगों का लास्ट जाएगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जाएगा।
स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में जनरली जब प्राइमरी डेटा ले रहे हैं तब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर्स होगा, SPSS का यूज कीजिएगा। SPSS जानते हैं नहीं आप लोग, नाम सुना होगा। नहीं स्टैटिस्टिकल एक सॉफ्टवेयर है, वो उसको भी हम लोग आप लोगों के सामने कल आप लोगों को हम दिखलाएंगे, इसमें प्रेजेंट कर देंगे। स्टैटिस्टिकल एक पैकेज है जिसके द्वारा कि आप लोग कोरिलेशन टी टेस्ट वगैरह एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लोगों का निकल जाएगा। वो है, नाम उसका है SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इसके द्वारा क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। कल हम आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में एक दिखला देंगे। तो इसमें जनरली आप लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर्स इसके द्वारा निकलता है, फिर टी टेस्ट आप लोगों का पता है हो जाएगा, कोरिलेशन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका रेफरेंसेस है, और रेफरेंसेस यानी जितने लोगों का ऑथर्स का आपने नाम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दिया है, आपका इंट्रोडक्शन में दिया है, ईच एंड एवरी ऑथर शुड बी इंडेक्स्ड इन द रेफरेंसेस। और वो रेफरेंसेस को आपको लिखना है APA स्टाइल में लिखना है। वो आपका दिया हुआ है इस बुकलेट में कि कैसे है। उसको जर्नल का लिखने का एक तरीका होता है, बुक में अगर बुक का है तो वो लिखने का और क्या। अब हाँ, तो ये सारे, तो ये हो गया आप लोगों का प्राइमरी डेटा के लिए जो आप सिनॉप्सिस बनाइएगा। तो ये क्लियर है। फिर उसके बाद लास्ट में जितने टेस्ट मटेरियल यूज कीजिएगा उसको आप लोग अपेंडिक्स में दे डालिएगा। तो ये आपका हो गया। ये आपका 4 से 5 पेज रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग रेफरेंसेस अगर है तो वही 1 पेज का हो जाएगा, उसको इंक्लूड आप लोग मत कीजिएगा। ये कवर पेज एंड रेफरेंसेस को इंक्लूड नहीं करना है आपका। बाकी आपका 3-4 पेज होना है। ये ठीक है, क्लियर। आप लोग डिस्कस कीजिए, इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिए, फिर हम सेकेंडरी डेटा को डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट का समय देते हैं आप लोगों को सोचने के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग सब शांत है। दानिश सर कुछ बोलिए। क्या बोले सर, जैसे कि मुझे ही सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जैसे लग रहा है मुझे आधा आधा समझ में आ रहा है और आधा समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मैम का गलती है या मेरा गलती है? पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ है। अच्छा, आप सेकंड ईयर के हैं ना, तो BPCC 105 वाला बुक आपके पास है? हाँ है। वो बुक को खोलिएगा तो आपको मैम जो बोली वो समझ में आ जाएगा। मैम बात कर रही थी जो सैम्पलिंग वाला, वो सारा यही इसी का, जितना भी सैम्पलिंग जो भी टेक्निक है सब इसी में से यूज करना बोल रही थी मैम। सैंपल का तो हम असाइनमेंट लिखे थे यार सेकंड ईयर का। BPCC 105 का सारा टॉपिक मैम ये कवर किया अभी। अच्छा, उसमें जो सारा दिया हुआ है, सैम्पलिंग टेक्निक, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस सारा।